हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रार्थना क्लासेज। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कोरोना वायरस के एंट्री से लेके उसके सारे सिम्टम्स अपीयर होने तक और वो कैसे अपीयर हो रहे हैं सारे सिम्टम्स। हम लोग ये भी जानेंगे कि कुछ सर्व केसेस में कैसे डेथ हो जाते हैं, है ना, कुछ पर्सन का कैसे डेथ हो जा रहा है। हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि क्या कंडीशन रहता है और किस कारण की वजह से डेथ इसमें मेनली हो रहा है। हम लोग एक और पॉइंट पे बात करेंगे एक ड्रग के बारे में जो कोविड-19 के केस में अभी तक सिर्फ और सिर्फ वही एप्लीकेबल है और ये कुछ देश में ही लागू है। अभी फिलहाल इंडिया में भी इसका ये लागू हो गया है। जो आईसीयू में भर्ती है कुछ क्रोनिक पेशेंट उन पे कि ताकि वो जल्द से जल्द रिकवरी कर सके। तो हम लोग इस सारे टॉपिक पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और उम्मीद है कि आपको कोरोना वायरस से कोविड-19 से के जितने भी डाउट है और जितने भी इसके बारे में जानना है आपको सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले पेशेंट के बारे में। ये बच्चे से लेके हर एक एज ग्रुप के आदमी को हो रहा है और ज्यादातर ये डेंजरस ओल्ड एज वालों के लिए है क्योंकि उनमें बहुत सारी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत लो हो जाते हैं, उनका फंक्शन जो है इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाता है और बहुत सारे डिजीज भी ओल्ड एज में पाए जाते हैं। इसकी वजह से उनमें डेथ रेशियो जो है वो ज्यादा है। अब आप पूछेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो हमारे शरीर में इंटर कर रहा है उसके रिस्पांस में जो उसको खत्म करने के लिए जो सिस्टम है उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो हम लोग इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इसका जो 80% है पेशेंट वो बिना आईसीयू में बिना हॉस्पिटल के सेल्फ घर पे ही आइसोलेशन रह के ठीक हो सकते हैं। कुछ 20% ही लोग को बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होने के बाद ही आईसीयू शिफ्ट किया जाता है, वो भी ओल्ड एज पर्सन में। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि ये सिम्टम्स अपीयर कितने दिन में होता है। तो जो कोविड-19 के सिम्टम्स है वो 2 डेज टू लेके 14 डेज के बीच में ही अपीयर होते हैं। मीन्स इसका जो सिम्टम है वो 2 से 14 दिन के बीच ही अपीयर होना शुरू होता है। इसका जो सिम्टम्स है मिल्ड सिम्टम्स, हम लोग इसके बारे में आगे बहुत एक्सप्लेन करके जानेंगे कि कैसे कैसे ये सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, किस केमिकल्स की वजह से ये कैसे रेगुलेट हो रहा है, कफिंग कैसे हो रहा है। पहले हम लोग जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है, मिल्ड सिम्टम्स। ये सब आप जानकारी पेपर में डेली पढ़ रहे होंगे, हर एक न्यूज चैनल पे दिख रहा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि ये तो कॉमन है। पर मैं आगे बात करूंगा कि कैसे और ये सिम्टम्स ज्यादा होते चला जाता है, ऑर्गन्स फेलियर कैसे होता है और फिर डेथ कैसे हो जाता है कुछ कुछ केस में। तो मैं इसमें और आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम लोग मिल्ड सिम्टम का बात कर रहे थे कि मिल्ड सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो पहला है फीवर जो हर एक नॉर्मल है, जो हर एक कोविड-19 के पेशेंट में देखा गया है। दूसरा है कफिंग, तीसरा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो सर्व केसेज में देखा जाता है और फिर लास्टली धीरे धीरे अब जो नया सिम्टम्स आया है वो है लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल और बॉडी पेन, है ना। फैटिक जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम्स है, कफ, फैटिक और फीवर ये कॉमन सिम्टम्स है। और जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल और बॉडी एचेज, है ना, तो ये सब नया सिम्टम्स है। और जो लास्ट है वो है ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मीन्स बहुत सारा बॉडी का ऑर्गन्स है जो क्रोनिक केस है, सर्व केस है ना। जब कोविड-19 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी किसी पेशेंट में तो उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगता है जिसकी वजह से ये डेथ हो जाता है। तो हम लोग आगे एक्सप्लेन करके देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कोविड-19 वायरस है क्या, है ना। कोरोना वायरस किस फैमिली का है, तो कोरोना वायरस जो सार्स फैमिली का है, SARS, सार्स फैमिली का है। ये 2019 में आया है इसलिए इसका नाम दिया गया है कोविड-19। तो ये सार्स फैमिली का है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसमें जो आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए होगा या आरएनए, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें मौजूद रहता है। आप फिगर देख रहे होंगे। फिर हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं, किसके वजह से ये बॉडी में आसानी से इंटर कर सकता है। तो आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है जो बहुत डरावना सा है ना, जो बाहर की ओर स्पाइक प्रोटीन है, इसी की वजह से ये रिसेप्टर पे अटैच हो पाता है और सेल में इंटर कर पाता है और फिर सेल से अपना नंबर बढ़ाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ये इंटर कर रहा है ओरल कंजेशन के द्वारा नेजल कैविटी से, मीन्स नोज से इंटर किया और फिर लंग्स में गया। लंग्स में कहा गया, एल्विलाई में। एल्विलाई में आपका प्रेजेंट है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला है टाइप 1 नीमोसाइट और दूसरा है टाइप 2 नीमोसाइट। टाइप 1 नीमोसाइट का काम है गैसियस एक्सचेंज में मदद करना, मीन्स ऑक्सीजन को ब्लड में देना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेना।
और टाइप 2 निमोसाइट का काम है सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करना। मींस एल्वियोलाई के चारों तरफ एक सरफेक्टेंट वाला लेयर है जो सरफेस टेंशन को घटाने में मदद करता है। तो ये दूसरा निमोसाइट 2 का काम है ना, टाइप 2 निमोसाइट का। यहाँ पे टाइप 2 निमोसाइट पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है विच इज कॉल्ड ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर टाइप 2, है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर, जो टाइप 2 निमोसाइट पे प्रेजेंट रहता है। ये जब कोरोना वायरस इंटर करता है एल्वियोलाई में, तो सबसे पहले टाइप 2 निमोसाइट के ACE2 रिसेप्टर पे जाके ये स्पाइक की मदद से उस पे अटैच हो जाता है। ACE2 टाइप रिसेप्टर पे, है ना, स्पाइक प्रोटीन की वजह से उस पे अटैच हो जाता है और फिर उसी के मदद से वो निमोसाइट के सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो टाइप 2 निमोसाइट सेल के अंदर अब कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अब वहां वो क्या करेगा, उसके प्रोटीन मशीनरी को हाईजैक करेगा और अपना जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसकी मदद से बहुत सारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो टाइप 2 निमोसाइट को हाईजैक कर रहा है और वहां पे वो अपना प्रोटीन मशीनरी उसका हाईजैक कर रहा है और बहुत सारा अपने यूज का प्रोटीन बना रहा है विच इज कॉल्ड पोलीप्रोटीन। पोलीप्रोटीन बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि एक स्पाइक प्रोटीन है। तो कोरोना वायरस का जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो 4 तरह का प्रोटीन बनाता है निमोसाइट 2 में, टाइप 2 निमोसाइट में, जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रोटीन है? पहला है स्पाइक प्रोटीन, दूसरा है सरफेस प्रोटीन, तीसरा है मेम्ब्रेन प्रोटीन और चौथा है इन्वेलप प्रोटीन। ये चारों प्रोटीन, ये आरएनए जो जीनोम है इसका, वो टाइप 2 निमोसाइट प्रोटीन मशीनरी के हेल्प से ये चारों अपना बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे जैसे बनाएगा प्रोटीन, वो सारा का सारा प्रोटीन और कुछ आरएनए जो डुप्लीकेट हुआ है टाइप 2 निमोसाइट में, वो जाएगा कहाँ? गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में जाएगा, दोनों मिलके फिर से नया कोरोना वायरस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कोरोना वायरस मल्टीप्लीकेट कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई के टाइप 2 निमोसाइट में। वहां से जैसे ही मल्टीप्लीकेशन हो गया कोरोना वायरस का, वो एक्सोसाइटोसिस के मदद से बाहर चला जाएगा और दूसरे निमोसाइट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो गया एक निमोसाइट में और अफेक्ट बहुत सारा निमोसाइट हो रहा है। अब निमोसाइट का इसके प्रति रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ तो वो रिस्पॉन्स दिखाएगा ही, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? जो टाइप 2 निमोसाइट है वो इसके रिस्पॉन्स में अल्फा एंड बीटा इंटरफेरोन्स रिलीज करेगा। इंटरफेरोन्स एक केमिकल है जो कि कोई वायरस की वजह से, है ना, वायरस से जब भी इन्फेक्ट होगा कोई सेल, तो जो सेल नहीं इन्फेक्ट है या जो सेल इन्फेक्ट है वो इसको रिलीज करवाएगा ताकि अदर जो सेल है वो इन्फेक्ट ना हो। तो अल्फा और बीटा इंटरफेरोन्स यहाँ पे रिलीज हो गया है और ये इंटरफेरोन्स जो है वो जो नेबरिंग सेल्स है उसको एक्टिवेट करेगा ताकि वो एंटीवायरल पेप्टाइड बनाए। और ये एंटीवायरल पेप्टाइड जो है वो कुछ हद तक वायरस के फैलने को रोकेगा, पर ये रोक नहीं सकता है, पर कुछ हद तक उसको डिक्रीज करता है और ये बाकी जितने भी इम्यून सेल्स है उसको भी एक्टिवेट करेगा। तो इंटरफेरोन का यही काम है कि वो नेबरिंग सेल को एक्टिवेट कर रहा है और इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहा है। फिर टाइप 2 जो निमोसाइट है वो एक तो इंटरफेरोन रिलीज किया, दूसरा रिलीज कर रहा है डैमेज्ड एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये एक अलग केमिकल है, डैमेज्ड एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये क्या करेगा? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। जो एल्वियोलाई के मैक्रोफेज हैं, एक तरह के इम्यून सेल्स, ये उसको एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो साइटोकाइंस रिलीज करे। साइटोकाइंस यही मेन है, यही जो है साइटोकाइंस, पूरा का पूरा जो सिम्टम्स दिखता है, जो ऑर्गन फेलियर हो रहा है, सारा का सारा रोल साइटोकाइंस का ही है। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो साइटोकाइंस 3 तरह का रिलीज होगा। पहला है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा, है ना। तो ये 3 तरह का साइटोकाइंस मैक्रोफेज के द्वारा रिलीज हुआ। जब ये रिलीज होगा और इसका जब मात्रा बढ़ जाएगा तो उसी को हम लोग फेज को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। मीन्स आंधी आ गया साइटोकाइन का, और इसी की वजह से जितना भी बॉडी का ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी रेट है, सारा इधर उधर हो जाता है, सारा पूरा चेंज हो जाता है और इसी की वजह से ऑर्गन फेलियर होने लगता है। तो जितने भी सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 में दिखते हैं वो सारे इस साइटोकाइंस के स्टॉर्म की वजह से ही होते हैं। अगर ये मिल्ड सिम्टम है तो साइटोकाइन कब रिलीज हो रहा है? जो इनिशियल स्टेज में है। तो साइटोकाइंस करता क्या है? ये जो 3 साइटोकाइंस है वो डायलेट करते हैं। ब्लड वेसल जो होता है उसको ये डायलेशन करता है। जो लंग में कैपिलरी प्रेजेंट है ये उसमें डायलेशन ला देगा। डायलेशन की वजह से क्या होगा? जो फ्लूइड है वो एल्वियोली में जाने लगेगा और एल्वियोली जो है वो फूल जाएगा फ्लूइड की वजह से। इंटरस्टिशियल स्पेस में भी चला जाएगा, एल्वियोली में भी चला जाएगा। कैपिलरी के डायलेशन की वजह से जो इंटरस्टिशियल स्पेस है और एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है और फ्लूइड भरने से क्या होगा कि इंटरस्टिशियल इडेमा आ जाएगा, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा एल्वियोलाई का। अब मैंने बताया था पहले
कि टाइप 2 निमोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सरफेक्टेंट कम प्रोड्यूस होगा। सरफेक्टेंट अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन के बढ़ने की वजह से एल्वियोलाई जो है, जिससे हम लोग गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कोलैप्स होने लगेगा धीरे धीरे। और ये जो फ्लूइड अंदर जा रहा है एल्वियोलाई के, ये भी वॉश आउट कर देगा, कुछ सरफेक्टेंट को क्या करेगा, वॉश आउट कर देगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन और बढ़ जाएगा, है ना। और धीरे धीरे वो काम करना बंद हो जाएगा, हमारा जो ब्रीदिंग का वर्क है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होता है ना। जो इनिशियल स्टेज में है, मिड में बहुत कम होगा, और अगर ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये इनिशियल स्टेज है ना, जिसमें टाइप 2 निमोसाइट डिस्ट्रॉय हुआ और सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होने लगी। अब हम लोग जानेंगे कि फीवर क्यों आ रहा है। तो यही जो साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा, ये हाइपोथैलेमस में जा रहा है, जो ब्रेन में प्रेजेंट है ना। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो वहां प्रेजेंट है। तो ये साइटोकाइंस वहां जा रहा है, वहां जाके फीवर वाला जो थर्मोस्टेट है ना, बॉडी का टेम्परेचर वाला, उसको एक्टिवेट कर रहा है। जनरल जो डिजीज होता है जिसमें फीवर होता है सारे में, या जो जनरल फीवर अपीयर होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। पर इसमें भी वही है कि ये हाइपोथैलेमस में जा रहा है और वहां जाके उसको एक्टिवेट कर रहा है थर्मोस्टेट वाला, जिसके कारण फीवर, है ना, हम लोग को सिम्टम्स में दिखता है। तो हम लोग जाने कि साइटोकाइंस की वजह से हम लोग को फीवर भी देखने को मिलता है। अगर इनिशियल स्टेज है और सिम्टम्स कम है ना, साइटोकाइंस का रिलीज कम हुआ है, तो फीवर तक ये सिम्टम्स सारा रहता है। अगर और भी सर्व केस हुआ तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स क्या होता है, बढ़ते जाता है, और सर्व केसेज में ये डेथ तक चला जाता है। ये कोविड-19 जो है ये 3 स्टेज में, है ना, फैलता है, जैसा आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे। पहला है एसिम्प्टोटिक फेज, जिसमें लक्षण दिख भी सकता है या नहीं भी दिख सकता है, विद और विदाउट सिम्टम्स। सेकंड है नॉन सर्व सिम्प्टेटिक फेज, मीन्स ये ज्यादा डेंजरस नहीं है पर इसमें सिम्टम्स दिखेंगे। और थर्ड है सिम्प्टेटिक फेज विद सर्व कंडीशन, मीन्स इसमें सिम्टम्स भी दिखेंगे और इसे कंडीशन बहुत ही बुरा हो जाएगा, जैसा कि हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी, ARDS, जिसकी वजह से मेनली डेथ होता है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो मीन्स सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। तो ये सर्व केस है, ऑर्गन फेल्यूर इसी में है। तो ये 3 फेज में दिखता है। तो साइटोकाइंस का बहुत ज्यादा रोल है। साइटोकाइंस फिर क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल का, है ना, एक्सप्रेशन करवाता है। एक्सप्रेशन ऑफ वेस्कुलर एडहेशन मॉलिक्यूल बढ़ा देता है, मीन्स ये जो वेस्कुलर एडहेशन मॉलिक्यूल है इसका एक्सप्रेशन बढ़ा देता है। इस मॉलिक्यूल का काम क्या है, ये न्यूट्रोफिल है, इम्यून सेल्स एक है ना, तो ये न्यूट्रोफिल का एल्वियोलाई में है, एंट्री बढ़ा देता है, मीन्स ब्लड से अगर पास कर रहा है तो इसका जो एंट्री है एल्वियोलाई में, ये इसको बढ़ा देगा, रेज कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो टाइप 2 निमोसाइट है और टाइप 1 निमोसाइट है, ये दोनों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये जो न्यूट्रोफिल इंटर किया एल्वियोलाई में, ये क्या करता है, 2 तरह के प्रोटीन रिलीज करता है, एक प्रोटीएजेस और एक रिएक्टिव ऑक्सीजन O2 स्पीसीज, है ना। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, टाइप 1 निमोसाइट और टाइप 2 निमोसाइट को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। वैसे ही न्यूट्रोफिल का फ्लो कम है एल्वियोलाई में, पर जैसे ही ये वेस्कुलर एडहेशन मॉलिक्यूल मींस एक्सप्रेशन इसका बढ़ता है, तो ये ज्यादा एंट्री हो जाता है न्यूट्रोफिल का। इसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा निमोसाइट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से और सरफेस टेंशन घट जाता है, गैसियस एक्सचेंज घट जाता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगता है ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। किसी सर्व केस में देखा गया है कि ब्रीदिंग रेट 30 to 34 तक है, और हार्ट रेट भी इंक्रीज है। अब टाइप 1 निमोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो गैसियस एक्सचेंज भी घटेगा, गैसियस एक्सचेंज घटेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, घट जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घट जाता है, हाइपोक्सेमिया का कंडीशन हो जाता है, और अगर पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा ही, उसमें रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, और दोनों का दोनों हार्मफुल है हमारे लिए, हाइपोक्सेमिया भी और रिस्पिरेटरी एसिडोसिस भी। मैक्रोफेज का इसमें क्या रोल है, मैक्रोफेज जो है वो क्या करता है, एक ल्यूकोट्राइंस, एक केमिकल है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ना। तो मैक्रोफेज ल्यूकोट्राइंस एक केमिकल जो रिलीज करता है, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जो क्या है, कफ रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से हम लोग को कफ मींस कफिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये सब मैक्रोफेज के वजह से है, जो ल्यूकोट्राइंस सीक्रेट कर रहा है। तो कफिंग उससे हो गया। हम लोग क्या क्या देखें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कफिंग और फीवर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये सब था मिल्ड सिम्टम। अब हम लोग सर्व केसेस का बात करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर साइटोकाइन रिलीज हो रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया, जो मेनली कोविड-19 जो आईसीयू में पेशेंट हैं उनमें यही है, साइटोकाइन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जो बहुत कॉमन है जो आईसीयू में जो क्रिटिकल पेशेंट है उसमें।
तो साइटोकाइन स्टॉर्म क्या करता है, जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये सारे का सारा मीन्स वेसल है, इसका वैसोडाइलेशन करवाने लगता है। वैसोडाइलेशन और इंक्रीज परमेबिलिटी है ना, ब्लड वेसल्स का एक तो वैसोडाइलेशन करवाएगा और परमेबिलिटी बढ़ा देगा। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो वेसल्स का बाहर आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर और परफ्यूजन प्रेशर, ये डिक्रीज हो जाएगा और एक हाइपोटेंशन का कंडीशन डेवलप हो जाता है। हाइपोटेंशन मीन्स बीपी लो हो जाता है ना, फ्लूइड की कमी की वजह से ब्लड जब कम हो जाएगा, फ्लूइड कम हो जाएगा तो एक हाइपोटेंशन जनरेट होगा कंडीशन, जिसकी वजह से परफ्यूजन प्रेशर घट जाता है। मीन्स जितने ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए परफ्यूजन प्रेशर चाहिए वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, जो एक मेन कारण है मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर का, है ना। जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर देखा गया है, यही कारण है क्योंकि उसमें परफ्यूजन प्रेशर जो है वो घट जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है। इस रिस्पॉन्स को कहते हैं हम लोग सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, है ना। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है कि मीन साइटोक्रोम बढ़ा, साइटोकाइन स्ट्रोम आया और पूरा ऑर्गन जो है वो फेल हो गया, परफ्यूजन प्रेशर घट गया, इन सब को हम लोग मिलाकर कहते हैं सिर्स, SIRS, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो इसी की वजह से ऑर्गन फेल हो रहा है। इस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए एक ड्रग भी मौजूद है, जो एक ही ड्रग है जो हर एक पेशेंट को दिया जा रहा है। साइटोकाइन जिसमें बढ़ रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म है, उस ड्रग का नाम है टोसिलिजुमैब, है ना। ये ड्रग यही ड्रग है जो साइटोकाइन को थोड़ा लो करता है और पेशेंट को थोड़ा ठीक करता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म हम लोग देखें, अब जैसे ही जो PCO2 लेवल बढ़ रहा था, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं निकल पा रहा है रिस्पायरेशन की वजह से, और जो PCO2 घट रहा है, जो ऑक्सीजन का प्रेशर घट रहा है, इन दोनों की वजह से जो है केमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना बॉडी में केमो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो सारा है ना एक्टिवेट हो जाता है और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। इसलिए जितना भी कोविड-19 पेशेंट है उसमें रिस्पिरेटरी रेट क्रिटिकल कंडीशन में 30 to 34 देखा गया है, जो बहुत हाई है, और ये सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के बायोकेमिकल रिपोर्ट के बारे में कि उन सब में क्या क्या हाई रहता है। तो लीवर में कुछ कुछ केमिकल्स है, जैसे कि ALT जो इससे सीक्रेट हो रहे हैं, AST, बिलिरुबिन, फेज रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, CRP, ये सब इंक्रीज रहता है। अगर हम लोग किडनी में देखें तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और केराटिनिन ये भी बहुत हाई मिलता है, क्योंकि ब्लड के साथ ये वॉश आउट बहुत तेजी से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसका भी जो लेवल है वो किडनी में बढ़ जाता है। हार्ट में भी यही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम के बारे में, जो है सोर थ्रोट, खराश, जो कोविड-19 में बहुत कॉमन है ना, गले का खराश। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो फेरेंजियल म्यूकोसा है, जो फेरिंग्स है गला में, है ना, वहां पे फेरेंजियल म्यूकोसा है, जहां पे सेम रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जो एल्वेओलाई में प्रेजेंट था, जो यहाँ पे अटैच हो रहा था, जिससे ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का। तो यहाँ पे भी जो यहाँ का जो रिसेप्टर है ACE2 रिसेप्टर, इसमें क्या होगा, जब वो एक्टिव होगा तो यहाँ पे मीन्स सोर थ्रोट महसूस होगा। तो जब जो गले का फेरेंजियल म्यूकोसा का ACE2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो फेरिंजाइटिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को सोर थ्रोट का हम लोग को लगेगा कि गले में खराश हो गया है इस ACE2 रिसेप्टर के एक्टिवेशन से। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें डायरिया, वोमिटिंग, ये सब कैसे हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन, तो ये जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, इंटेस्टाइन का ACE2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये सारा कंडीशन हमको वहां देखने के लिए मिलेगा कि वहां डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये सब रिसेप्टर की वजह से ही है। जब पूरा कोरोना वायरस मीन्स फैलने लगा लेटर स्टेज में, मीन्स नेक्स्ट स्टेज में, तब हम लोग नेक्स्ट सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलता। तो ये था पूरा का पूरा सिम्टम्स जो मीन्स कोरोना वायरस कोविड-19 के केस में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि डेथ क्यों हो रहा है। ये सब तो सिम्टम्स कॉमन है, मीन्स जानते हैं हम लोग, कैसे काम किया वो मैंने बता दिया। अब डेथ क्यों हो रहा है कुछ लोगों में, तो हम वो जानेंगे। डेथ का रीजन यही है कि टाइप 1 निमोसाइट, टाइप 2 निमोसाइट जो एल्वेओलाई में प्रेजेंट था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसके कारण ब्रीदिंग रेट घट गया है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो उसमें भी वो एक कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये एक मेन कॉज है। दूसरा कॉज मैंने बताया कि परफ्यूजन प्रेशर जो है सारे ऑर्गन्स के लिए वो घट जाता है। तो इससे क्या होगा, सारा ऑर्गन्स का मीन्स वर्किंग जो कैपेसिटी है वो घट जाएगा और धीरे धीरे सारा ऑर्गन्स फेल हो जाता है, जिसके कारण ये भी सेकंड कॉज है डेथ का मेनली।
तो मेनली दो काउज है डेथ का, एक तो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और दूसरा है ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये सेकंड काउज। अब हम लोग एक ड्रग के बारे में बात करेंगे जो मैंने बताया था, दिस इज द ओनली ड्रग विच इज एप्लीकेबल फॉर COVID-19 टिल नाउ, विच इज रेमडेसिविर ड्रग, है ना। इसका जो पेटेंट है वो है गिलियड साइंस के पास, जो एक यूएसए बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स है, पर इंडिया में भी ये हाल ही में यूज करने के लिए एप्लीकेबल हो गया है आफ्टर मेकिंग एग्रीमेंट, है ना, विथ दिस कंपनी फार्मास्यूटिकल्स। और बहुत सारे कंपनी इंडिया में भी जैसे सिप्ला, हेट्रियोसिस, ये भी इस ड्रग का अलग अलग नाम से फॉर्मेशन शुरू कर दिए हैं और वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये ड्रग काम कैसे करता है COVID-19 के केस में। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो कोरोना वायरस है वो अंदर जा रहा था नीमोसाइट में, टाइप 2 नीमोसाइट में, और उसका जो मशीनरी है वो हैक कर रहा था। तो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की मदद से ही ये सारा प्रोटीन जो है, 4 तरह का प्रोटीन जो मैंने बताया, और अपना RNA को रेप्लिकेट कर रहा था और प्रोटीन बना रहा था। तो ये ड्रग जो है, जो हम लोग रेमडेसिविर ड्रग, ये क्या करता है, इस RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोक देता है। कैसे रोकता है? तो ये ड्रग जो है एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। अब न्यूक्लियोटाइड एनालॉग क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग उसको कहते हैं मीन्स जो नेचुरल ऑकरिंग न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड है, अगर उसमें हम कुछ वेरिएशन कर दिए ताकि वो मल्टीप्लीकेशन फिर से कंटिन्यूअस ना कर सके, तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। ये क्या करता है ड्रग, जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम था, जो RNA को फिर से रेप्लिकेट कर रहा था, मीन्स कंटिन्यूअसली इलोंगेट कर रहा था न्यूक्लियोसाइड की मदद से जो होस्ट सेल में प्रेजेंट है। तो ये ड्रग क्या करता है, अपना जो न्यूक्लियोटाइड है, मीन्स ये खुद न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक चेंज किया गया है, मीन्स जो नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड होस्ट सेल में, उसी में कुछ वेरिएशन कर दिए हम लोग। तो ये वही है ना। ये मेनली एडिनोसाइन जो है एक न्यूक्लियोटाइड, उसी का वेरिएशन है। और ये क्या करता है, जब मल्टीप्लीकेशन होते रहता है, इलोंगेशन होते रहता है RNA चेन का, तो ये उसके शेप में चेंजिंग ला देता है। और शेप में चेंजिंग लाने की वजह से क्या होगा कि जो इलोंगेट कर रहा था उसका इलोंगेशन रुक जाता है और फिर नेक्स्ट RNA नहीं बनता है, जिसकी वजह से नया कोरोना वायरस का फॉर्मेशन नहीं होगा, आप कह सकते हैं। तो यही ये काम करता है, मीन्स ये शेप को चेंज डिस्टॉर्ट कर देता है ना, और जिसकी वजह से इलोंगेशन रुक जाएगा। तो मेनली यही काम करता है। अब इसमें चेंज क्या किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें मीन्स खोज कर रहे थे कि कहाँ पे चेंज लाएं, और ये जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है ये पहचान ले रहा था कि नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड अलग है और ये न्यूक्लियोटाइड अलग है। फिर कोशिश करने के बाद पता चला कि जो एक बॉन्ड है, NN बॉन्ड था वहां पे, तो वहां पे NN बॉन्ड को बदल के नाइट्रोजन बॉन्ड को बदल के वहां पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कर दिया गया एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस शेप को अब क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो इलोंगेशन है RNA का, वो सिंथेसिस जो है वो रुक जा रहा है ना। और ये ड्रग बहुत इफेक्टिव देखा गया है, मीन्स कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी जो पेशेंट है ICU में, उसको भी बहुत जल्दी रिकवरी करवा दे रहा है और डेथ से मीन्स बच जाते हैं इस ड्रग के यूज से। तो ये बहुत हेल्पफुल ड्रग है अभी तक। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में भी अब एग्रीमेंट साइन होने के बाद इंडिया में भी जो बहुत सारे कंपनी जैसे सिप्ला, हेट्रियोसिस और भी बहुत सारे कंपनी अलग अलग नाम से बना रहे हैं। जैसे सिप्ला जो है, सिप्ला कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, वो सिप्रीमी के नाम से बना रहा है, और जो हेड है वो कोविफोर, जो आप सुने होंगे नाम, तो कोविफोर के नाम से बना रहा है। और ये ड्रग कौन सा है, रेमडेसिविर ड्रग है ना। और ये रिकवरी रेट बहुत इसका अच्छा, मीन्स कि 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से मीन्स उसको नॉर्मल स्टेज में किसी भी पेशेंट को ले आता है। तो अभी तक यही एक ड्रग है और भी वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। ये जो रेमडेसिविर ड्रग है ये सबसे पहले इबोला वायरस के लिए बनाया गया था ताकि उसको कंट्रोल कर सके। फिर जब इसका मीन्स चेक किया गया कोरोना वायरस पे, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ, जिसकी वजह से अब यही मीन्स अभी तक यही एक ड्रग है जो एप्लीकेबल है कोरोना के लिए। तो यही था पूरा कोविड-19 का पैथोफिजियोलॉजी कि वो कैसे काम करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ टेक्निकल वर्ड का यूज किया गया है इसमें, जो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट को। तो उम्मीद है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से डिजीज ज्यादा फैलता है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो ज्यादा फैलने का चांस रहता है ना, उससे आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है कि वो कैसे हार्म कर रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप सेफ रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये केस जो है वो कम हो, और मास्क लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।